C D E F G। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम शुड से संबंधित जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं आज वो कवर करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश सीखनी है अथवा जिन्हें लगता है कि उन्हें इंग्लिश आती है लेकिन कुछ सेंटेंसेस को लेके हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने की इस श्रृंखला में आज जिस शब्द के सही प्रयोग को हम लेने जा रहे हैं वो है शुड। शुड का इंग्लिश लैंग्वेज में 8 प्रकार से यूज़ होता है। वो 8 के 8 प्रकार जो है आज हम कवर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 8 प्रकार के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इसमें। कहीं पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है शुड के साथ, कहीं पर थर्ड फॉर्म का एंड सो ऑन। तो एक एक करके हम देखेंगे किसका क्या अर्थ होता है और जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जो भी बात हमें कहनी है उसे कहने के लिए शुड का किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कहने का ये है जब कभी भी शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो क्या अर्थ निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ए देखिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। वी शुड लर्न इंग्लिश, शुड के बाद आप देखिए वर्ब लर्न का प्रयोग किया गया है और हम सभी जानते हैं लर्न जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न। इसमें ईडी का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने शुड के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, वी शुड लर्न इंग्लिश। तो इसका अर्थ क्या प्रकट होता है, इसका अर्थ होता है हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, अगर शुड के बाद किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो क्या अर्थ निकलता है, एक प्रकार से हम सजेशन वाली मीनिंग उसमें देते हैं। यहाँ पर वी के साथ प्रयोग किए हैं इसलिए हम स्वयं को सजेशन दे रहे हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसी प्रकार से जब इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं तो नकारात्मक सेंटेंस बन जाता है। उदाहरण के तौर पर ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, किसी व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं, उससे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, किस प्रकार की सलाह देना चाहते हैं। तो विशेषतः शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है, किसी प्रकार के सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए किया जाता है। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से अर्थ निकलता है। वर्तमान काल के संदर्भ में जब आप सलाह देते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है पहली चीज, और यूज क्यों होता है, एडवाइस देने के लिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इसमें हम शुड के डायरेक्ट बाद वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुड के बाद हैव का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि हैव, हैज, हैड के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें आप सेंटेंस दे सकते हैं, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट। क्या अर्थ निकल रहा है इसका, इसमें देखिए हैव के बाद ये जो इन्फॉर्म्ड शब्द है इसका हमने थर्ड फॉर्म यूज किया। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपल इन्फॉर्म होगा, लेकिन हमने इन्फॉर्म यूज नहीं किया। क्या यूज किया, इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट, मतलब तुम्हें मुझे इस बारे में सूचित करना चाहिए था, या तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। ठीक है, तो कौन से टेंस की बात हो रही है इसमें, पास्ट टेंस की बात हो रही है। यद्यपि यहां पर भी आप एडवाइस की ही बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए था। तो प्रेजेंट टेंस में जब हम एडवाइस देते हैं तो शुड के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में जब हम एडवाइस देते हैं तो शुड के बाद हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसे भी नकारात्मक तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें जो नॉट का प्रयोग है वो शुड और हैव के
बीच में होता है, ना कि हैव के बाद में। बहुत सारे लोग इसमें गलती ये करते हैं कि नॉट का प्रयोग वो हैव के बाद करते हैं, जो गलत है। नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? शुड के तुरंत बाद। वी शुड नॉट हैव गॉन देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। विदाउट इन्फॉर्मिंग अवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताए बिना। वी शुड नॉट हैव गॉन देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और एडवाइस देने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं, शुड हैव के बाद हम नाउन के प्रयोग की बात बताएं। नाउन मतलब कोई भी चीज जिसका कोई नाम है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? अभी इसके पहले हमने क्या देखा? वर्ब का प्रयोग किया। अभी हम किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। वी शुड हैव अ गुड डिक्शनरी, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? देखिए, हैव के बाद क्या आ रहा है? गुड डिक्शनरी। कोई चीज आ रही है, ये कोई वर्ब तो है नहीं। वी शुड हैव अ गुड डिक्शनरी का मतलब ये है हमारे पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। हम इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से डिक्शनरी हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। तो उस संदर्भ में आप एक सेंटेंस बना रहे हैं, वी शुड हैव अ गुड डिक्शनरी, हमारे पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। तो जब कभी हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ होना चाहिए, तब हम शुड हैव के बाद वर्ब का प्रयोग ना करके जो चीज होनी चाहिए उसके पास में उस चीज को लगा देते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए उसके पास या हमारे पास, तो इसलिए हमने हैव के बाद गुड डिक्शनरी का प्रयोग किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ अस शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हम में से प्रत्येक के पास क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान। तो शुड हैव के बाद नाउन लगाने से इसका अर्थ क्या निकलता है? कि किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमने शुड हैव के बाद हैड और ऐड कर दिया और उसके बाद नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें यह ध्यान दें कि ये किस संदर्भ में बात हो रही है। यहां जब अपन बोल रहे हैं वी शुड हैव अ गुड डिक्शनरी, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। और क्या बोल रहे हैं? पास में कुछ होना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं किसी के पास कुछ होना चाहिए, बट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पे क्या हो गया? शुड हैव के बाद हमने हैड का प्रयोग किया और उसके बाद कोई चीज लगाई है हमने, तो क्या अर्थ आ जाएगा इसका? पहला सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर। अगर सिंपल सेंटेंस होता यू शुड हैव हिज कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसका अर्थ क्या निकलता कि तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर शुड हैव के बाद हमने हैड लगा दिया। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए था। पास्ट की बात हो गई कि भाई तुम उसके दोस्त हो और तुमने अपने बर्थडे में उसको इनवाइट नहीं किया, और जब मैंने तुमसे पूछा क्यों नहीं इनवाइट किया तो तुम बोल रहे हो मेरे पास उसका नंबर नहीं था, आई डेंट हैव हिज नंबर। और उस कंडीशन में मैंने उस व्यक्ति को सलाह दी कि अरे यार ऐसे कैसे दोस्त हो, यू शुड हैव हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए था। तो इसमें हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, यद्यपि अर्थ यहां पर भी वही है, कोई चीज पास में होनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसके आधार पे आप सेकंड सेंटेंस का अर्थ निकाल सकते हैं, वी शुड हैव हैड एन अपॉइंटमेंट विथ हिम, हमारे पास एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए था। बिफोर वी वेंट टू मीट हिम, इससे पहले कि हम उससे मिलने के लिए गए, किसी से मिलने जाना था और हम चले गए बिना अपॉइंटमेंट लिए और नहीं मिल पाए, और तब हम ये कह रहे हैं अरे बहुत गड़बड़ काम हुआ, अपना टाइम वेस्ट हुआ। वी शुड हैव हैड एन अपॉइंटमेंट विथ हिम, अगर हमारे पास उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट होता तो हम जरूर मिल सकते थे। तो जब कभी पास्ट में हम बोलते हैं किसी के पास कुछ होना चाहिए था, तो वहां पर शुड हैव के साथ हैड का भी प्रयोग करते हैं और फिर उस चीज को लगाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर शुड के बाद हम बी का प्रयोग कर रहे हैं। बी, बी अपने आप में एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है होना। अब यहां पर शुड बी के बाद देखिए एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग हो रहा है, कई बार दोनों का प्रयोग हो जाता है। पहले सेंटेंस में आप कह रहे हैं वी शुड बी सिंसियर टू अवर ड्यूटीज, मतलब हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सिंसियर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। तो किस टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? कुछ होना चाहिए।
जो भी सब्जेक्ट लगा हुआ है उसके लिए आप बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ होना चाहिए। वी शुड बी सिंसियर टू अवर ड्यूटीज़, हमें अपने ड्यूटीज़ के प्रति सिंसियर होना चाहिए। नेक्स्ट में आपने ही का प्रयोग किया, आप उसको बोल रहे हैं ही शुड नॉट बी सो केयरलेस। तो जब नेगेटिव बात होगी तो अपन नॉट लगा देंगे, उससे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी सो केयरलेस। तो प्रेजेंट टेंस और अर्थ क्या है कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए अथवा कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी हम कहना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, शुड हैव बीन। इसके पहले शुड बी का प्रयोग किया था, हम बोल रहे हैं शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और नाउन। ही शुड हैव बीन ट्रू टू हिज वर्ड्स, उसे अपने वचन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए था। जो भी उसने प्रॉमिस किया उसको तोड़ना नहीं था, उसको निभाना चाहिए था। तो यहां पे हैव के बाद हम बीन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले हम ऊपर वाले में शुड के बाद डायरेक्ट बी, यहां पे क्या कर रहे हैं, शुड के बाद हैव के बाद बीन। क्योंकि शुड का पास्ट क्या होता है, शुड हैव, और होने के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। और हैव के बाद अगर बी लगा रहे हैं तो थर्ड फॉर्म लगाना होगा। यहां पर हैव के बाद जब भी बी लगाते हैं तो बीन का प्रयोग करते हैं। तो ही शुड हैव बीन ट्रू टू हिज वर्ड्स, मतलब उसे अपने शब्दों के प्रति, अपने प्रॉमिस के प्रति निष्ठावान, ईमानदार होना चाहिए था। टेंस कौन सा है यहाँ पर, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और क्या बोल रहे हैं आप, किसी को कुछ होना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीन सो डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम। किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई, किसी वजह से आपने उसके साथ बदतमीजी की, और उस कंडीशन में किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि तुम्हें उसके साथ या उसके प्रति इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए था, इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीन सो डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम। तो ये जो शुड बी है इसी का पास्ट क्या होता है, शुड हैव बीन। यू शुड नॉट हैव बीन लेट इन योर एग्जाम। एक तो आपका एग्जाम था, ऊपर से आप लेट पहुंचे, आपका टाइम वेस्ट हो गया। आपके पिताजी को पता चला और उन्होंने आपको फटकार लगाते हुए कहा कि यू शुड नॉट हैव बीन लेट इन योर एग्जाम, तुम्हें अपने एग्जाम में लेट नहीं होना चाहिए था। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, शुड बी के बाद यहां पर हम थर्ड फॉर्म वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अभी इसके पहले शुड बी के बाद हमने नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, शुड बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या अर्थ निकलता है, पुअर पीपल शुड बी सपोर्टेड, मतलब गरीब लोगों का सपोर्ट किया जाना चाहिए, बाय ऑल ऑफ अस, हम सभी के द्वारा। बात समझ में आ रही है? किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और क्या मीनिंग निकल रही है, कुछ किया जाना चाहिए। पुअर पीपल शुड बी सपोर्टेड, गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। गरीब लोग मदद नहीं करेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। पुअर पीपल शुड सपोर्ट नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, पुअर पीपल शुड बी सपोर्टेड, मतलब हमारे द्वारा उनकी मदद की जानी चाहिए। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी मदद की जानी चाहिए अपन उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे, मनी एंड टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, समय और पैसा वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो जिसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, जिस चीज को वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उससे सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार के वाक्य में हम शुड बी के बाद या शुड नॉट बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ किया जाना चाहिए अथवा कुछ नहीं किया जाना चाहिए, जब ऐसी बात होती है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके ऊपर हमने क्या किया था, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसी का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थ क्या निकलेगा, चलिए फटाफट देखते हैं। दोज क्रिमिनल्स शुड हैव बीन अरेस्टेड टाइमली, कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स है और पुलिस ने उनको समय पर अरेस्ट किया नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने और भी बहुत सारे गंभीर क्राइम्स कर दिए, बहुत सारे गुनाह कर दिए। और आपको जब पता चला तो आपने एक टिप्पणी की कि दोज क्रिमिनल्स शुड हैव बीन अरेस्टेड टाइमली, मतलब उन क्रिमिनल्स को समय पर अरेस्ट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है और आप क्या बोल रहे हैं, कुछ किया जाना चाहिए था।
क्या किया जाना चाहिए था? क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार से दे शुड नॉट हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल। और सपोज बाद में उनको अरेस्ट तो कर लिया गया कुछ दिनों बाद, परंतु उनको बेल दे दी गई, उनको जमानत मिल गई और वो छूट गए, तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि यार वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल थे और उनको बेल मिल गई है निश्चित रूप से निकलने का, फिर वो धम्मा चाहेंगे। तो वहाँ पर आपने ये सजेशन दिया कि यार उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं दे शुड नॉट हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको शुड से संबंधित जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में इस छोटे से वीडियो में एटलीस्ट इतनी जानकारी तो दे सकूं ताकि इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप जितने बार ज़रूरत हो इस वीडियो को देखें और इसके आधार पे अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं, है ना। प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नॉलेज जो है हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। तो एक तो पार्ट होता है गाइडेंस का, दूसरा होता है प्रैक्टिस का। तो गाइडेंस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया, आई होप आपके काम आ रहा होगा। तो अपने हिस्से की जो थोड़ी सी मेहनत है प्रैक्टिस की उसे ज़रूर करें ताकि आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ काम की बात को लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।